नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में। शेरशाह का शासन प्रबंध किस तरीके से था? केंद्रीय प्रशासन। शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन जो था वो अत्यंत केंद्रीकृत था। राज्य की समस्त शक्तियां शेरशाह के हाथों में ही केंद्रित थी। वो शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी था और वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैनिक मामलों का प्रधान था। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो थी वो स्वयं शेरशाह द्वारा ही होती थी। समस्त कर्मचारी अपने कार्यों के लिए शेरशाह के प्रति उत्तरदायी थे। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसने मंत्रियों को नियुक्त किया, किंतु वे मुगलकालीन मंत्रियों की तरह विस्तृत अधिकार संपन्न नहीं होते थे। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे बल्कि केवल आदेशों का ही पालन करते थे। शेरशाह ने सल्तनतकालीन व्यवस्था के आधार पर 4 विभागों की डिपार्टमेंट्स की व्यवस्था की थी: दीवाने वजारत, दीवाने आरिस, दीवाने रसालत और दीवाने इंशा। दीवाने वजारत जो था वो लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य की आय व्यय की देखभाल करना तथा अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना भी इसका दायित्व था और इस विभाग का प्रमुख जो होता था वो वजीर होता था। दीवाने आरिस, इस विभाग के प्रधान को आरिज मुमालिक की उपाधि दी गई थी। ये सैनिक विभाग का प्रधान होता था और इसकी जो स्थिति है वो युद्ध मंत्री के ही समान थी। सेना के संगठन, सैनिकों की नियुक्ति, उनके वेतन, रसद इत्यादि की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो थी वो इसी विभाग पर थी। शेरशाह का इस विभाग पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था। इस विभाग का दीवाने रिसालत जो था वो इस विभाग का प्रमुख जो होता था वो विदेश मंत्री के समान ही कार्य करता था। वो विदेशी राजदूतों का स्वागत करता था और अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार का कार्य करता था और कभी कभी राज्य की ओर से दिए जाने वाले दान की भी देखभाल करता था। दीवाने इंशा, ये विभाग डाक विभाग की तरह कार्य करता था। इस विभाग के प्रमुख को दबीरे खास कहते थे और यह साम्राज्य के अंदर सभी प्रकार के पत्र व्यवहार और आदेशों को भेजने का कार्य करता था। इन 4 मंत्रियों के अलावा केंद्रीय सरकार में 2 अन्य प्रमुख अधिकारी होते थे जिनका सम्मान और अधिकार जो था वो मंत्रियों के समान ही था। इनमें से एक थे दीवाने कज़ा, जिसका प्रमुख अधिकारी जो होता था वो मुख्य काजी होता था। न्याय प्रशासन में सम्राट के बाद उसका दूसरा स्थान था। दूसरा विभाग था दीवाने वरीद, जो साम्राज्य की गुप्तचर विभाग का प्रमुख था और उसका कार्य साम्राज्य की विभिन्न भागों से गुप्तचरों की रिपोर्ट को प्राप्त करना था, जो नगरों, कस्बों और प्रमुख बाजारों में नियुक्त किए जाते थे। प्रांतीय प्रशासन, शेरशाह ने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों यानी जिलों में विभक्त करके सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रख दिया। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। शेरशाह ने बंगाल सूबे के जो विप्लवकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए इस बंगाल सूबे को 19 सरकारों में बांट दिया था। ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी शिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया था। उसकी सहायता के लिए एक सैनिक अधिकारी होता था अमीर बंगाल, उसकी नियुक्ति की जाती थी। ये प्रबंधन विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। कानून को कहते हैं कि शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का जो आदर्श था ना वो बंगाल था। स्थानीय शासन कैसा था? शेरशाह के समय में प्रांत क्रमशः सरकार और परगना और गांव में विभक्त थे। सरकारों का शासन कैसे चलता था? प्रत्येक इक्ता या सूबा अनेक सरकारों में बटा होता था और प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे: शिकदार, शिकदारन और मुंसिफे, मुंसिफान। शिकदार का पद जो था वो बहुत सम्मानित था। वो एक सैनिक अधिकारी का होता था और उसका कार्य सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना था तथा अधीनस्थ जो शिकदार थे उनके कार्यों की देखभाल करना था। मुंसिफे, मुंसिफान, ये मुख्यतः एक न्यायाधिकारी था और दीवानी के मुकदमों का फैसला करता था तथा अपने अधीनस्थ मुंसिफों के कार्यों की देखभाल भी ये करता था। परगने का शासन कैसे चलाते थे? प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में बटा होता था तथा इसमें शिकदार, अमीन या मुंसिफ, फौजदार, कारकुन नामक पदाधिकारी होते थे। परगने का सर्वोच्च अधिकारी शिकदार होता था। ये एक तरीके का सैनिक अधिकारी होता था और उसका कार्य परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता था। मुंसिफ या अमीन का कार्य दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था तथा भूमि की नाप और लगान की व्यवस्था करना था। फौजदार का पद कोषाध्यक्ष के समान था। परगने की समस्त आमदनी उसके पास जमा की जाती थी तथा ये समस्त आय व्यय का
लेखा जोखा रखता था। इन पदाधिकारियों के अलावा प्रत्येक परगने में एक फारसी और हिंदी कारकुन होते थे, जिन्हें क्लर्क भी कहा जाता है। ये लगान और भूमि व्यवस्था तथा आय व्यय से संबंधित सभी दस्तावेजों को तैयार करते थे और उन्हें अपने पास रखते थे। दस्तावेज जो होते थे वो फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते थे। ग्राम प्रशासन, ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। एक परगना में अनेक गांव होते थे और गांव प्रशासन में स्थानीय तत्वों को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। ग्राम प्रशासन का प्रधान मुखिया होता था और वह सरकारी पदाधिकारी नहीं होता था, परंतु उसे स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अन्य स्थानीय पदाधिकारियों जैसे पटवारी, मुकद्दम और चौकीदार की सहायता से अपने अपने गांव में शांति की स्थापित करना इसका काम था। लगान वसूल करवाता और अपराधों की रोकथाम करवाना और अपराधियों को दंडित करने का कार्य भी ये करता था। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी स्थानीय अधिकारियों पर ही था। सैनिक संगठन कैसा था शेरशाह सूरी का? शेरशाह ने एक स्थायी और विशाल सेना का संगठन किया। उसने सैनिकों की सीधी भर्ती की शुरुआत की और उनकी भर्ती में शेरशाह खुद इंटरेस्ट लेता था। शेरशाह की सेना के 4 मुख्य विभाग थे: घुड़सवार, पैदल, हाथी दल और बंदूकची और तोपची। इस सेना में घुड़सवार का जो दल था वो सबसे बड़ा था। अब्बास खान ने घुड़सवार सैनिकों की संख्या करीबन 1,50,000 बताई है और पैदल सैनिकों की संख्या, जिन्हें पैदल सैनिकों को पाइक कहा जाता था, जिसमें तीरंदाज भी शामिल थे, करीब 25,000 थी। घुड़सवार और पैदल सैनिकों की तुलना में हस्ती दल जो था, मतलब हाथियों वाला जो दल था, वो छोटा था और शेरशाह की सेना में 5,000 हाथी थे। बंदूकचियों और तोपचियों की संख्या करीबन 50,000 थी। इस सेना के अलावा स्थानीय सूबेदारों और अफगान अमीरों की सेना की टुकड़ियां भी थी, जो आवश्यकता अनुसार सुल्तान की सहायता करती थी। तो शेरशाह ने सैनिक संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक उपाय किए। वह स्वयं सैनिकों की नियुक्ति करता था और उनके प्रशिक्षण यानी उनकी ट्रेनिंग और रसद पर निगरानी रखता था। उनको नकद देने की व्यवस्था करता था। सैनिकों को कठोर अनुशासन में रखता था। सैनिकों का हुलिया रखने तथा घोड़े दागने की प्रथा उसने फिर से शुरू की थी। शेरशाह का कहना था कि हुलिया और दाग न रखने से अमीरों में भ्रष्टाचार बढ़ता है और सैनिकों के अधिकार कम होते हैं। शेरशाह की सेना की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इसमें मुख्यतः अफगानों को और एक विशेष जाति को ही स्थान दिया गया था, जिसकी वजह से शेरशाह के बाद सेना की स्वामी भक्ति सुल्तान के प्रति न होकर वह अपने अफगान सरदारों के प्रति हो गई थी और इसी वजह से अनेक विद्रोहों को इस चीज़ ने जन्म दिया और अंततः साम्राज्य के पतन का भी कारण बनी थी। शेरशाह ने सड़कों और सरायों की भी व्यवस्था करी। शेरशाह का शासनकाल जो है वह आवागमन के साधनों के सुधार के लिए भी फेमस है। सड़कों और सरायों की मरम्मत और निर्माण का कार्य प्रशासनिक सुविधा, व्यापारिक सुविधा और जनहित के कल्याण की भावना के अलावा सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी उसने ये किया था। आवागमन की सुविधा रहने से साम्राज्य के दूरस्थ इलाकों में सुगमता से नियंत्रण बनाए रखा जा सकता था और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शेरशाह ने सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया। उसने प्राचीन राजमार्ग, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये लाइनिंग आपको दिख रही है, ये सड़कों का ये है मैप। उसने प्राचीन राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड, जो कोलकाता के सोनार गांव से, आप देख रहे हैं पूर्व में सोनार गांव से ऊपर तक जो लाइन जा रही है वो पेशावर तक जाती है, और दूसरी सड़क जो वो आगरा से मांडू, जोधपुर और चित्तौड़ तक जाने वाली सड़क, और तीसरी जो थी वो आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी, और चौथी सड़क जो थी वो लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। इनके अलावा अन्य छोटी सड़कें बनाकर भी समस्त साम्राज्य में सड़कों का जाल शेरशाह सूरी ने बिछा दिया था। तो ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य दिख रहा है डार्क ग्रीन में, और जो डार्क ब्लैक लाइंस हैं जो मोटी सी बनी हुई हैं वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई मुख्य सड़कें हैं। उसने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए। प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाया और इन सरायों में यात्रियों के खाने पीने, उनके ठहरने, उनकी सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था भी की गई। सराय में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। शेरशाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था और सराय की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए शहना नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। सरायों का व्यवहार डाक चौकियों और सैनिक उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। सड़कों और सरायों ने शेरशाह के प्रशासन में इतनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि कानूनगों ने उन्हें
सड़कों और सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। डाक सेवा तथा गुप्तचर व्यवस्था का प्रबंधन। प्रशासनिक और सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शेरशाह ने पूरे साम्राज्य में तेजी से समाचार लाने और ले जाने की व्यवस्था की। इस उद्देश्य से प्रमुख मार्गों पर डाक चौकियां स्थापित की और ये डाक चौकियां विभिन्न सरायों में बनवाई गई। प्रत्येक चौकी पर 2 घुड़सवार यानी हरकारे बहाल किए गए। एक डाक चौकी का हरकारा किसी भी आवश्यक सूचना को शीघ्रता से अगली चौकी तक पहुंचा देता था, जिससे सुल्तान को आवश्यक सूचना जो थी वो जल्दी मिल जाती थी। साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के उद्देश्य से शेरशाह ने एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था का भी संगठन किया। दारोगाए डाक चौकी के अधीन योग्य और विश्वस्त गुप्तचरों की मंडली तैयार की, जो राज्य की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की सूचना सुल्तान तक पहुंचाते थे। ये गुप्तचर सभी महत्वपूर्ण स्थानों, नगरों और बाजारों में नियुक्त होते थे तथा सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और जागीरदारों और दुश्मनों की गतिविधियों पर हमेशा नज़र बनाए रखते थे। शेरशाह की शासन व्यवस्था की सफलता का श्रेय बहुत कुछ जो है वो उसकी गुप्तचर व्यवस्था को दिया जा सकता है। न्याय और पुलिस व्यवस्था। शेरशाह ने न्याय की उत्तम व्यवस्था की। ये न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था और उसकी जो न्यायिक नीति थी वो समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। वो कानून भंग करने वालों को कठोर दंड देता था। शेरशाह ने निष्पक्ष और शीघ्र न्याय की व्यवस्था के लिए राज्य में अनेक दीवानी और फौजदारी न्यायालय स्थापित किए। काजी, मुंसिफ, शिकदार सभी न्याय का कार्य करते थे अपने अपने एरिया में, और गांव में मुखिया जो था वो न्याय का काम देखता था। मीर अदल नामक जो पदाधिकारी था वो न्यायालय के आदेशों का पालन करवाता था और अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर दंड की भी व्यवस्था की गई थी। इन अधिकारियों के कार्यों पर शेरशाह की निगरानी हमेशा रहती थी। न्याय के साथ राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई। पुलिस संबंधी कार्य सैनिक अधिकारियों को ही सौंपे गए और अपने अपने क्षेत्रों में फौजी अधिकारी अपराधों की रोकथाम करते और शांति और सुरक्षा का वातावरण तैयार करते थे। सूबों, सरकार, परगना और गांव के अधिकारी जो थे वो अपने अपने इलाके में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। ये उन्हीं को ही करना पड़ता था। भू राजस्व व्यवस्था और आर्थिक सुधार। शेरशाह का जो शासनकाल है वो भू राजस्व व्यवस्था और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य की आमदनी निश्चित करने और किसानों की दशा में सुधार लाने के लिए उसने बहुत से उपाय किए। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत जो था वो लगान था, परंतु इसके अलावा लावारिस संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक, चुंगी, जजिया और खम्स से भी राज्य की आमदनी होती थी। राज्य को व्यापार, वाणिज्य, उपहारों, नजराना और युद्ध में लूटी हुई संपत्ति से भी आमदनी होती थी। और राज्य के जो खर्चे के मद थे, एक तो सुल्तान और उसके परिवार के व्यक्तियों के निजी खर्च, सेना पे खर्च होता था। इसके अलावा प्रशासन और जनहित के कार्यों पर ये राजस्व खर्च किया जाता था। शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था एवं कृषि में सुधार के लिए अनेक उपाय किए। शेरशाह का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था को लागू करना था जिससे राज्य और किसान दोनों ही लाभान्वित हो सके। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। लगान की राशि निश्चित करने के उद्देश्य से शेरशाह ने राज्य की समस्त भूमि की नाप करवाई और सभी कृषि योग्य भूमि को उपज के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया: उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी की। शेरशाह ने भूमि की किस्म और फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया और उत्पादन का 1/3 एक तिहाई भाग जो था वो लगान के रूप में वसूल किया। शेरशाह ने भूमि निर्धारण के लिए राई यानी फसलदारों की सूची को लागू करवाया, जिसके अनुसार अलग अलग किस्मों पर राज्य के भाग की दर अलग अलग तय की गई। इस प्रकार शेरशाह ने बीघेवार और जींसवार भूमि का निश्चित किया। किसानों को लगान जो था वो नगद और अनाज दोनों के रूप में देने की छूट थी। किसानों को वर्ष में 2 बार लगान अदा करना पड़ता था। किसानों को लगान के अलावा जरीमाना, एक तो भूमि की जो पैमाइश करते थे उसके लिए, और महासिलाना यानी लगान कर्मचारियों के वेतन के रूप में भी देना पड़ता था। तो शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरीमाना और महासिलाना ये देना पड़ता था किसानों को। इसकी दर 2.5% से 5% तक तय की गई थी। इसके अलावा प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति में किसानों को सहायता पहुँचाने के लिए एक सुरक्षित सहायता कोष की भी स्थापना की गई थी। इस कोष में प्रत्येक किसान को प्रति बीघा 200 बहलोली टंका की दर से धन टैक्स के रूप में देना पड़ता था।
शेरशाह के समय में लगान निश्चित करने की 3 प्रमुख प्रणालियां थी। गल्ला बख्शी, जिसको बटाई कहते थे, और नश्क, मुक्तई या कनकुत, और तीसरी थी नकद, जब्ती या जमाई। जिसमें गल्ला बख्शी जो थी वो 3 प्रकार की थी। बटाई वाली जो प्रथा थी वो 3 प्रकार की थी। खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई क्या थी? इस व्यवस्था के अंतर्गत खेत बोने के बाद अथवा खड़ी फसल का ही विभाजन किसान और सरकारों में हो जाता था। लंक बटाई में इसमें अनाज को डंठलों से अलग किए बिना ही बांट लिया जाता था, और रास बटाई में अनाज को भूसे से अलग करके तब इसका विभाजन किया जाता था। तो ये शेरशाह के समय में लगान की जो ये 3 प्रणालियाँ थी ये इस तरीके से थी। नश्क, मुक्तई अथवा कनकुत व्यवस्था के अंतर्गत खेत में खड़ी फसल को देखकर ही उपज का अनुमान लगा लिया जाता था और उसी के आधार पर लगान की राशि तय की जाती थी। ये व्यवस्था ना तो सरकार के लिए लाभदायक थी ना ही किसानों के लिए। तो अनुमान के मुताबिक पैदावार नहीं होने पर दोनों को घाटा हो सकता था। और नकदी, जमाई या जब्ती व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से लगान की राशि निश्चित कर दी जाती थी। किसान राज्य को निश्चित राशि ही कर में देते थे और जो भी उनको अतिरिक्त लाभ होता था वे अपने पास रख लेते थे। तो लगान तय करने की तीनों प्रणालियों में से जो सबसे अधिक प्रचलित थी वो नकदी व्यवस्था ही थी। शेरशाह ने किसानों की सुरक्षा के उपाय भी किए और लगान वसूलने वाले अधिकारियों, मुकद्दमों और आमिलों को स्पष्ट आदेश दिए कि वे किसानों को परेशान नहीं करें, लेकिन राजस्व वसूली जो है वो कठोरतापूर्वक करें। सैनिकों को भी आदेश दिए कि वे मार्ग में पड़ने वाले फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, और प्रत्येक किसान को राज्य की ओर से जो पट्टे दिए जाते थे जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था, किसान ये कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था भूमाप पर आधारित थी और शेरशाह ने भूमि की नाप के लिए सिकंदरी गज, जो कि 39 अंगुल या 32 इंच का होता था, और 1 सन की डंडी का प्रयोग किया। मुद्रा व्यवस्था में भी शेरशाह सूरी ने सुधार किया। राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शेरशाह ने प्रचलित मुद्रा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किए। शेरशाह के राज्यारोहण के समय मुद्रा प्रणाली में एकरूपता नहीं थी, इसलिए सुल्तान बनते ही उसने प्राचीन सिक्कों का प्रचलन बंद करवा दिया और विभिन्न धातुओं के निश्चित अनुपात के नए सिक्के ढलवाए। उसने शुद्ध चांदी के रुपए और तांबे के दाम ढलवाए। चांदी का रुपया जो होता था वो 180 ग्रेन का होता था। इसमें शुद्ध चांदी की मात्रा 175 ग्रेन रखी गई। 167 ग्राम की सोने की अशरफी भी उसने निकाली। इसके अलावा चांदी और तांबे के सिक्कों के मूल्य के आधे, चौथाई, 8वें और 16वें भाग के छोटे सिक्के भी ढलवाए। इन सिक्कों को सरकारी टकसाल में ही ढाला गया था और सिक्कों पर बादशाह का नाम और जिस टकसाल में उसे ढाला गया उस स्थान का नाम अरबी भाषा में खुदवाया गया। कुछ सिक्कों पर नागरी लिपि का भी यूज़ किया गया। शेरशाह के कुछ सिक्कों में सुल्तान के नाम के अलावा प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी खुदवाए गए। तो ये इस तरीके से शेरशाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किए। व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। शेरशाह ने व्यापार वाणिज्य की प्रगति के लिए बहुत सारे कदम उठाए। आवागमन के सुधार और सरायों की स्थापना से व्यापारियों को बहुत सारी सहूलियतें हुई, फलतः व्यापार का भी विकास हुआ। शेरशाह ने व्यापार पर लगाए जाने वाली जो चुंगियाँ थी उनको बंद करवा दिया था। अब व्यापारियों को सिर्फ 2 प्रकार की 2 स्थानों पर चुंगी देनी पड़ती थी। एक तो राज्य की सीमा में प्रवेश करते वक्त और बाजार में सामान बेचते समय। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए शेरशाह ने वस्तु के मूल्य निश्चित कर दिए और व्यापारियों को निश्चित दर पर सामान बेचने को कहा। माप तोल के लिए मानक बटखरों का प्रयोग करने को कहा और सामान में मिलावट करने वालों और जाली बटखरों के उपयोग करने वाले व्यापारियों के लिए कठोर दंड की भी उसने व्यवस्था की। वस्तुतः शेरशाह ने जहां व्यापारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की, वहीं उसने व्यापारियों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा की भी व्यवस्था की। भवन या इमारतों का निर्माण। स्थापत्य कला के क्षेत्र में शेरशाह ने मिश्रित स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। सासाराम बिहार में निर्मित शेरशाह का मकबरा, जो पूर्वकालीन स्थापत्य शैली के पराकाष्ठा और नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। शेरशाह ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रोहतासगढ़ का किले का निर्माण करवाया। शेरशाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरसूर नामक नगर बसाया। दिल्ली में उसने पुराना किले का निर्माण करवाया और किले के अंदर किला कोहना मस्जिद निर्मित करवाई।
और शेरशाह ने शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया और प्रत्येक मस्जिद में मकतब खोले गए, मदरसों की स्थापना की गई और साहित्यकार और विद्वानों को भी प्रशय और सम्मान और आर्थिक सहायता उसने दी। शेरशाह के समय के सबसे जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा है जो सासाराम बिहार में, जो इस तरीके से दिखता है। ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया रोहतासगढ़ का दुर्ग जो इस तरीके से दिख रहा है। शेरशाह सूरी के ये जो सूर वंश की जो वंशावली थी वो किस तरीके से थी। सबसे पहले हसन जो शेरशाह सूरी के पिता यानी फरीद के पिता, हसन के बाद फरीद ने शासन किया 1540 से 1545 ईस्वी तक। फरीद के बाद यानी शेरशाह के बाद जलाल खां सलीम शाह 1545 से 1554 ईस्वी। जलाल खां के बाद फिरोज शाह गद्दी पर बैठा जो कि उसके मामा थे। उसके बाद मोहम्मद शाह आदिल जो कि चचेरे भाई थे 1553 से 1555 ईस्वी तक। उसके बाद इब्राहिम सूरी बैठा गद्दी पर 1555 ईस्वी में और इब्राहिम सूरी के बाद अंतिम जो था अफगान शासक सिकंदर सूरी जो कि 1555 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। तो ये थी सूरी वंशावली। तो हमने पढ़ा शेरशाह सूरी के बारे में 3 पार्ट्स में पढ़ा। पार्ट 1 में हमने शेरशाह सूरी के आरंभिक जीवन और अफगान मुगल संघर्ष पढ़ा और दूसरे पार्ट में हमने शेरशाह सूरी के सैनिक अभियानों के बारे में पढ़ा और तीसरे पार्ट में हमने शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।